ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 1971માં થયેલા યુદ્ધને 50 વર્ષ થઈ ગયા છે અને આ યુદ્ધમાં અનેક શહીદ જવાનોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા અને તે જ શહીદ જવાનોના કારણે ભારત પાકિસ્તાન પર જીત મેળવી શક્યું, જેના 50 વર્ષ આજે પૂર્ણ થયા છે, જેની યાદગારી અને અત્યારના યુવાનોમાં તેમાંથી પ્રેરણા લે તે આશયથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 16 ડિસેમ્બર 2020ના રોજ પ્રજ્વલિત કરેલ મશાલ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર આવી પહોંચી ત્યારે અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને સધર્ન કમાન્ડના જનરલ ઓફિસર કમાન્ડિંગ ઇન ચીફ લેફ્ટનન્ટ जनरल JS नैन अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल उपस्थित रहा था. तो जब लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की तो 3 दिसंबर 1971 का दिन था. शाम को इन्होंने, दिसंबर में सूर्यास्त जल्दी होता है, उन्होंने हमारे पश्चिम विभाग के तमाम 11 एयरफील्ड के ऊपर बम्बार्डिंग शुरू कर दी. हमारे स्टाफ ऑफिसर ने, मैं कॉन्फ्रेंस ले रहा था, मुझे बताया कि साहब पाकिस्तान के हवाई जहाज़ ने अमृतसर एयरफील्ड पर बॉम्बिंग की हुई. तो हमने तुरंत हमारे जो भी सबॉर्डिनेट्स थे उनको तुरंत मीटिंग लेकर डिफेंसेस के लिए तैयार कर दिया. 3 दिसंबर शाम को 6-6:30 बजे के बाद पाकिस्तानियों ने इतनी भयंकर तोपमारी शुरू कर दी कि वहाँ के तमाम गांव लाले खाली करने लग गए. वो कोई बुलेट कार्ट में, कोई तो ऊँट गाड़ी में, कोई जो गाड़ी मिली, पूरा रात भर वो लोग अपने गांव खाली करते रहे. रात को हवाई जहाज़, पाकिस्तान के हवाई जहाज़ ने बम्बार्डिंग शुरू की. बहुत ज़बरदस्त बम्बार्डिंग हो रही थी. रात को करीब 11:45 से 12 के बीच में न्यूज़ आया था कि मिसेस गांधी, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, वो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर गई और उन्होंने बड़ा छोटा सा अनाउंसमेंट किया कि पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है और हमारे देश पर हमला किया है, हम उसका अच्छी तरह जवाब देंगे. इसके बाद ऑफिशियली हमारा युद्ध शुरू हुआ था पाकिस्तान के साथ. पहले 3-4 दिन तक बहुत ही ज़बरदस्त बमबारी चलती रही. हर जगह के ऊपर पाकिस्तान के हवाई जहाज़ से ऊपर की बॉम्बिंग होती रही और उसके बाद हमारी फ़ौज ने भी उन लोगों को सामने अच्छी तरह जवाब दिया. लेकिन पाकिस्तान 3-4 दिन के बाद ही धीरे धीरे उनकी ताकत कम हो गई और करीब 8-10 दिन के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए. चाहे कोई चीज़ जानकारी में नहीं हो, क्योंकि 1968 में कोई भी नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान के साथ में लड़ाई होने वाली होगी 71 में. लेकिन आर्मी अपना धर्म समझती है कि अगर लड़ाई हो तो क्या करेंगे. तो यही चीज़ जो डिफरेंस है, इसलिए आर्मी जो है वो सबसे ज़्यादा कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है. हर एक व्यक्ति के लिए एक सीख का ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आर्मी में अगर आते हैं तो हम जीतने के लिए आते हैं. मैं डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी में भी था बाद में, जहाँ पे हमने 2002 में सबसे ज़्यादा मेडल भारत के लिए लिए थे. 69 मेडल, 69 मेडल इन एनी काइंड ऑफ अ गेम, एनी काइंड ऑफ अ, जिसमें काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स में, जैसे अभी ओलंपिक्स में था, तो उसने 69 मेडल्स लिए थे. उससे पहले केवल 25 मेडल सबसे ऊंचा था, सबसे ज़्यादा था. लेकिन स्पोर्ट्स में क्या है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और बाकी स्पोर्टिंग सारा कुछ, अगर जीते भी नहीं तभी भी ठीक है, हम लोगों ने काम किया, उसका हमको गर्व है. लड़ाई में फौज के लिए कोई और मेडल नहीं है, या तो गोल्ड या ઝીરો. રાજ્યપાલ અને સધર્ન કમાન્ડના જનરલ ઓફિસર કમાન્ડિંગ ઇન ચીફે 1971ના નિવૃત્ત જવાનો અને વીર નારીઓનું સન્માન કર્યું. અમદાવાદ ખાતે આ કાર્યક્રમનું આયોજન ભારતીય સૈન્ય દ્વારા કરવામાં આવ્યું, જેમાં નાગરિક અને સૈન્ય મહાનુભાવોએ ભાગ લીધો. अभी आप अफगानिस्तान की सेना को ही देख लीजिए. वहां की सेना ने तालिबानी गुटों के सामने घुटने
देख दिए हैं। उन्होंने अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं की और आज पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया है। लेकिन हमारे देश की सेना ने न तो कभी घुटने टेके हैं और न ही उन्होंने किसी दुश्मन को मां भारती के सामने आंख उठाकर देखने भी दिया है। हमारी सेना तो बहुत बहादुर है। भारतीय सेना की बहादुरी के चर्चे तो पूरे दुनिया में होते हैं। आज कुछ ताकतें जो विस्तारवाद को लेकर हमारी ओर गलत दृष्टि से देखना चाहती हैं, कुछ आतंकवाद के द्वारा भारत के लिए चुनौती बन रही हैं, लेकिन भारत की सेनाओं ने, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने वीरता का परिचय दिया है और नई नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में विकसित हो रही है उसका परिचय भारत की सेना ने दिखाया। आज का ये दिन हम गुजरात वासी इस मशाल का अभिनंदन करते हैं